और सर आजकल कमर दर्द, शोल्डर पेन और नीज पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मुख्य क्या कारण देखो, है? इसका मुख्य कारण है हमारी लाइफस्टाइल। हम बेसिकली हमारा जो भगवान ने हमको बनाया, भगवान ने हमने हमारे को मूवमेंट करने के लिए बनाया, चलने के लिए, घूमने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए। लेकिन आजकल क्या है, मैक्सिमम हम क्या कर रहे हैं, आप लाइफ स्टाइल देखें। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस पहुँचे, ऑफिस बैठे, 8-9 घंटे की आपकी सिटिंग हो गई, फिर उठे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से 2 घंटे की ड्राइव हो गया। तो आप देखिए कि आप 24 घंटे में तो 15-16 घंटे आप बैठे हैं। अब आप कंटिन्यूस बैठे हैं, जब कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा है तो आपकी मसल है, जो मसल उस प्रेशर को इतनी देर से वो होल्ड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपके पूरे स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं। तो करते हैं लोग। सर जैसे पर्टिकुलर कोई चोट हो लगी तो मिनिमम कितना टाइम लग जाता है फिजियोथेरेपी के थ्रू उसको सही करना? देखिए, चोट लगना इशू नहीं, चोट को हम नहीं कह सकते कि किस तरीके की इंजरी है ना। सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए आपकी लिगामेंट इंजरी है, मस्कुलर इंजरी है, वो सब डायग्नोज के बाद है, डिपेंड करता है। जैसे आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई मेनिस्काई जैसे घुटने में है, मेनिस्काई इंजरी होगी किसी की, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस ग्रेड में है। देखा गया है कि सर जैसे जो जिमिंग करते हैं उनको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है या जर्क हो जाते हैं हैंड्स में, नीज में, एंकल में। तो सर आप उनको क्या सजेशन देना मैं यही चाहेंगे? कहूँगा कि आपकी अगर आपको जिम करते हुए भी आपको एक्सरसाइज करते हो, नॉट जिम, आप कोई भी एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए भी अगर आपको पेन आ रहा है तो आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो रही है। आप कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मसल को या तो ओवर यूज़ कर रहे हो या आप उसको अंडर यूज़ कर रहे हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। मेरा नाम प्रिया उपाध्याय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी सारी बातें करते हैं। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में प्रस्तुत है डॉक्टर कपिल चौधरी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं हेलो आप? मैम, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ सर। हमारे व्यूवर्स आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो सर आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन प्लीज़ दें। आई एम डॉक्टर कपिल चौधरी, वर्किंग महानंदन हॉस्पिटल एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। और सर फिजियोथेरेपी एक जी बहुत मैम। ही जाना माना नाम है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो सर आज हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं आपसे कि बेसिकली फिजियोथेरेपी क्या है और हमें क्या काम आती है, किस काम आती है, हमारे शरीर में किस तरीके का काम करती है फिजियोथेरेपी, और हमें कब फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए? जी मैम, देखिए बेसिकली नो डाउट हिंदुस्तान में अभी डेवलपिंग ब्रांच है फिजियोथेरेपी, लेकिन ये कोई नई ब्रांच नहीं है, ये बहुत पुरानी ब्रांच है। बेसिकली फिजियोथेरेपी का मतलब है, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम काम करते हैं मूवमेंट्स पे। हमारा काम है पेशेंट के मूवमेंट को इम्प्रूव करना। अब मूवमेंट कौन करता है? बेसिकली शरीर मूवमेंट कौन करता है? मूवमेंट करती है मसल। तो बेसिकली जो फिजियोथेरेपिस्ट का सारा काम होता है वो मसल्स पे होता है। नॉर्मली क्या है, अजीब सी धारणा हो जाती है या कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हम हड्डी पे काम कर रहे हैं या हम दिल पे काम कर रहे हैं। हमारा बेसिक काम है मसल पे, तो हम मसल के ऊपर काम करते हैं। तो ओके। जी, और ये पूरी एक साइंस है। जैसे सर लोग फिजियोथेरेपी को बहुत इग्नोर करते हैं। मुझे जैसा पता है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ, और जैसा मैंने सुना भी है, देखा भी है हमारे समाज में कि कोई अगर रिकमेंड भी कर देता है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और आप इलाज कराइए। सर जो फिजियोथेरेपी है उसको लेके क्या गलत फहमियाँ हैं लोगों के हाँ, अंदर? ये देखिए मैम, बेसिकली फिजियोथेरेपी में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। फिजियोथेरेपी का लिए लगता है लोगों को कि फिजियोथेरेपी में क्या है कि लोग जहाँ में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करेंगे, वो हाथ पैर हिलाएंगे, ठीक है, कुछ मशीन वशीन लगा देंगे और वो पैसे अपना बना लेंगे या वो पैसे लेंगे। उसका यूज़ क्या है, मेरे को प्रॉब्लम है उसका यूज़ क्या है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजियोथेरेपी जो ट्रीट ये है, पूरी एक साइंस है। फिजियोथेरेपी साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट है जो कि मसल पे काम करती है। देखिए, जो मूवमेंट आपका रिस्ट्रिक्शन है, आप अगर हाथ नहीं उठा पा रहे तो क्या कम हुआ? आपका मूवमेंट कम हुआ। मूवमेंट को कौन करा रहा है? बॉडी के अंदर मूवमेंट कौन करती है? मसल करती है। तो हम बेसिकली मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, मसल की एक्सरसाइज प्रॉपर प्लान बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। ओके। यस। और सर आजकल कमर दर्द, शोल्डर पेन और नीज पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मुख्य क्या कारण देखो, है? इसका मुख्य कारण है हमारी लाइफस्टाइल। हम बेसिकली हमारा जो भगवान ने हमको बनाया, भगवान ने हमने हमारे को मूवमेंट करने के लिए बनाया, चलने के लिए, घूमने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए। लेकिन आजकल क्या है, मैक्सिमम हम क्या कर रहे हैं, आप लाइफ स्टाइल देखें। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस पहुँचे, ऑफिस बैठे, 8-9 घंटे की आपकी सिटिंग हो गई,
फिर उठे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से 2 घंटे की ड्राइव हो गया, तो आप देखिए कि आप 24 घंटे में 15 से 16 घंटे आप बैठे हैं। अब आप कंटिन्यूस बैठे हैं तो आपकी जो स्ट्रक्चर है, कोई भी मान लीजिए बैक है, बैक है तो उस पर कंटिन्यूस एक प्रेशर पड़ रहा है। जब कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा है तो आपकी मसल है, जो मसल उस प्रेशर को इतनी देर से वो होल्ड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपके पूरे स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो लॉन्ग सिटिंग है, हमारे आवर्स हैं और जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से सारे पेन बढ़ रहे हैं। और उसका एक कारण क्योंकि हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी जो लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटिव लाइफस्टाइल हो गई है, जिसकी वजह से अगर हमारी मसल वीक होगी, देखिए कोई मैम एक सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए कि अगर कोई भी जॉइंट है, अगर उस जॉइंट में पेन आ रहा है तो उस पेन का पहला कारण आपकी मसल होगी, बोन बाद में होगी, या और कोई लिगामेंट या कोई और अदर चीज़ है वो अलग होगी। तो अगर हम उस शुरुआत में ही उस मसल को इतना स्ट्रेंथन कर लेंगे या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वहीं सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ये चीज़ हमें आगे आएगी नहीं। अगर आगे आएगी तो वो इतनी वर्स्ट कंडीशन में आएगी। फिर आप सोचिए कि बहुत कॉमन है आज की टाइम में, देखिए कि नीट आप घुटने आदमी के बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं, शोल्डर ख़राब हो रहे हैं, आए दिन हमें सर्जरीज होती हैं, सब हो रही हैं। ये क्यों हो रही है? उसकी वजह क्या है कि जब हमारे पास शुरुआत में ही हमने उस छोटी सी प्रॉब्लम का, क्योंकि हमारे क्या, जैसे आपको शोल्डर पेन हुआ या आपको कहीं पेन हुआ, आप सबसे पहले क्या काम करते हैं? आप जाते हैं, एक पेन किलर ली, खा ली। पेन किलर ने आपका पेन तो कम कर दिया, लेकिन जो कॉज था, वो जो वीक मसल है, वो तो वीक की वीक रह गई। लेकिन उसके बाद जब आपका नेक्स्ट पेन आएगा, जब नेक्स्ट दोबारा पेन आएगा तो उससे वर्स्ट आएगा। आपने क्या किया, फिर थोड़ा सा बिकॉज दिखाने का टाइम नहीं है, आप गए, चलो एक फिर पेन किलर आपने खा ली। तो आप क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को बार बार इग्नोर कर रहे हैं। कहने को छोटी सी प्रॉब्लम है, नी पेन है, चल कोई बात नहीं, बहुत सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हिंदुस्तान में मेडिकल मतलब इमरजेंसी। छोटे मोटे पेन तो हम ऐसे ही निकाल लें, चलो यार आज गर्म पानी कर लेते हैं, आज चलो उससे नहीं मिला, आज ठंडा पानी कर लेते हैं, या चलो आज ये वाला पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, हमें उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट साइंटिफिक बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसको हम प्रॉपर, आप अगर हमारे पास आते हैं, आप शोल्डर पेन के लिए अगर आए या नी पेन के लिए आए, बैक पेन के लिए आए, तो हम आपको प्रॉपर पूरा असेस करेंगे आपकी अकॉर्डिंगली। जैसे आपको बहुत सीवियर पेन है तो नेचुरल सी बात है, इनिशियली पीरियड में क्या होगा, आप 2 या 3 दिन हम आपको मॉडलिटीज़ देंगे टू रिड्यूस्ड, जिससे आपका पेन सबसाइड कर जाए, फिर आपका इन्फ्लामेशन कम हो जाए। उसके बाद हम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हमारा एक्सरसाइज का पार्ट आता है, जिसको कि हम लाइटली लेते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, हम मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं होते कि हमें एक्सरसाइज से हम ठीक होंगे। एक्सरसाइज को हमें एज ए मेडिसिन यूज़ करना है। जो हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे लिए तो एक्सरसाइज मतलब आपके लिए फिटनेस होगी, लेकिन मेरे लिए एक्सरसाइज क्या है, मेडिसिन है। वो जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ या जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ सेंटर पे, या आपको आपके लिए जो हम स्ट्रेचिंग हम दे रहे हैं, या किसी भी तरीके की जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आपके लिए वो दवा का काम कर रही है। और उन एक्सरसाइज को अगर आप करते रहेंगे तो चीज़ रिपीट ही नहीं होगी। रिपीट नहीं होगी तो फिर आपकी लाइफस्टाइल में बेहतर रहेगा। सर, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या मतलब हम बात कर लेंगे जिम करते हैं जो पर्सन्स, उनको बैक पेन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। बिल्कुल। जैसे जो यंगस्टर्स बेसिकली जो सिटिंग जॉब वाले हैं, उनको बैक पेन की इतनी प्रॉब्लम रहती है कि वो पेन किलर ही खाते हैं। तो सर फिजियोथेरेपी उसमें कैसे हेल्प करेगा? देखिए मैम, अब देखिए ये आप बोले स्पोर्ट्स में, देखिए आप बेसिकली आप अगर आप जिम कर रहे हैं और जिम करने के बाद भी अगर आपको बैक पेन है, तो इसका मतलब आप अपने शरीर को ओवर यूज़ कर रहे हैं, नंबर 1। सेकंड थिंग, आपकी जो एक्सरसाइज करने का जो पोस्चर है या पैटर्न है वो गलत है। ओके। देखिए ऐसा नहीं है, आप एक हर पर्टिकुलर एक जो प्रोफेशनल होता है, एक प्रोफेशनल जिमर है, जो जिम प्रोफेशनली जो जिम कर रहा है, उसको तो बैक पेन नहीं हो रहा, आपको क्यों हो रहा है? तो कभी कभी क्या होता है, हम जोश में आ जाते हैं, आज तो यार उसने 150 किलो उठाया, मैं भी 150 उठा लूँ, आपको इंजरी हो गई तो आपका प्रॉब्लम हो गई। तो एक तो हमेशा से जब भी आप एक्सरसाइज प्लान करते हैं तो एक्सरसाइज करने का पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है। आपको सही से अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, वार्म अप के बाद फिर आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है अकॉर्डिंग योर कंडीशन, जो आपका जो फिज़िक है, जो आपका जो कैपेबिलिटी है वो मसल्स की, आपकी जो मसल है, आप नॉर्मली 100 के मान लीजिए 10 का जो वज़न उठा रहे हैं, उठा सकती है, क्योंकि आप जस्ट अभी इनिशियली इन्वॉल्व हुए हैं। मसल को प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा ना, मसल ऐसे नहीं है एक दिन में आपको बिल्ड कर लोगे। तो जब आप धीरे धीरे रिपीटेडली जब हम इसको एक्सरसाइज को करते जाएंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, तो फिर आप आज 10 उठा रहे हो तो एक दिन आप 100 भी उठाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमें बहुत जल्दी होती है। हम चाहते हैं 1 साल में हमारी 6 पैक, आजकल है ना जो 6 पैक बन गए, 6 महीने में, 1 साल में हमारे 6 पैक बन गए, तो वो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। तो उससे हमारे को फिटनेस की वजह और हम
इंजरी ले लेते हैं। और सर जैसे मैंने देखा गया है कि सर जैसे जो जिमिंग करते हैं उनको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है या जर्क हो जाते हैं हैंड्स में, नीज में, एंकल में, तो सर आप उनको क्या सजेशन देना मैं चाहेंगे? यही कहूँगा कि आपकी अगर आपको जिम करते हुए भी आपको एक्सरसाइज करते हो, नॉट जिम, आप कोई भी एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए भी अगर आपको पेन आ रहा है तो आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो रही है। आप कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर मसल को या तो ओवर यूज़ कर रहे हो या आप उसको अंडर यूज़ कर रहे हो। ओके। दो ही कारण हो सकते हैं। जैसे देखा आपने बहुत लोगों को देखा होगा, एक के हमारे पास बहुत कॉमन है, लोग आते हैं जी हम तो घुटने का पेन, जैसे नी के पेन को लेके आए कि हम तो जी लोग रोज़ सुबह वॉक पे जा रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, इतने दिन से करें, हमें फिर भी पेन आ गया। देखिए वो उसको फ़ायदा नहीं करेगा, वो उसको और नुकसान कर रहा है पर्टिकुलर एक टाइम में आके। आप एक तरीके से रोज़ 1 घंटा 2 घंटे चल रहे हैं तो आपका रोज़ फ्रिक्शन हो रहा है, घुटना रोज़ चल रहा है, रोज़ आपको उसमें जो पटेला है या जो बोन्स हैं आपस में टकरा रही हैं, ठीक है। तो जब तक आप उसकी वॉक तो ठीक है, लेकिन वॉक के साथ जब तक आप उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस नी की, तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको। अब एक एथलीट है, वो रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, उसको तो नहीं पेन हो रहा, आपको हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने अपनी मसल्स पे काम किया हुआ है। जब उसकी मसल पे जब काम करते तो उसकी मसल इतनी डेवलप होती है, जब हम चल रहे हैं या हम दौड़ रहे हैं तो पटेला को वो फ्रिक्शन नहीं करने देती, आपकी मसल डेवलप नहीं है। तो आपका क्या हुआ, आपकी जो पटेला है वो फ्रिक्शन कर रही है, जो फ्रिक्शन कर रही है तो इनिशियली पेन हुआ, फिर पेन में क्या हमने फिर वही कुछ ना कुछ ले लिया, हमने उसको फिर फोकस नहीं किया, मसल को फिर ध्यान नहीं दिया, तो रिपीटेशन होता जाएगा, धीरे धीरे वो ग्रेड 1 अर्थराइटिस होगा, फिर ग्रेड 2 अर्थराइटिस होगा, फिर ग्रेड 3 होगा, फिर मेनिस्काई जाएगा, कभी कार्टिलेज जाएगा, तो धीरे आप ट्रांसफ़र आपको या तो फिर कोई सर्जरी करानी पड़ेगी। इसी को अगर हम पहले ही प्रिवेंशन लेंगे, हम अगर एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके, हमको फर्स्ट टाइम मान लीजिए नी पेन हुआ, आप मान लीजिए 30 साल की आपकी एज है, आप अच्छे से लाइफ को लीड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपको छोटा सा पेन हुआ, तो वो एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं आपकी मसल वीक है। उस समय अगर आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से या प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करेंगे, वो जो एक्सरसाइज थेरेपिस्ट बताएगा वो कंटिन्यू फिर लाइफ लॉन्ग आपको करनी ही करनी है। आपको उसको जब छोड़ दोगे वो मसल फिर वीक हो जाएगी, मसल वीक हो जाएगी तो फिर पेन आ जाएगा। ओके सर, जैसे जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं, फुटबॉल हो गया या क्रिकेट हो गया या एनी स्पोर्ट्स, सर उनको जब चोट लग जाती है तो सर फिजियोथेरेपी उसमें क्या वर्क करता है? देखिए मैम, बेसिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट, आपने देखा होगा हर स्पोर्ट्स पर्सन के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट लगभग आपने देखा कोई ना होते ही हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा काम होता है सबसे पहले टू प्रिवेंट द इंजरी। पहले क्या, हमें इंजरी को प्रिवेंट करना है, सबसे पहला हमारा काम फिजियोथेरेपी में है कि पर्सन हमारा, देखिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसकी जो लाइफ है बहुत शॉर्ट होती है, जो प्रोफेशनल लाइफ है 5 साल 6 साल 10 साल, उसमें अगर 2 साल 3 साल इंजरी में रह गया तो उसको क्या मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा रोल होता है प्रिवेंट करना, किसी भी इंजरी को प्रिवेंट करना। वो प्रिवेंट के लिए हम उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रोटोकॉल बनाते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करना मस्ट है, ये करनी ही करनी है। जैसे आपको ये आपकी जो फंक्शनल एक्सरसाइज हो गया और डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज होती है अकॉर्डिंग पेशेंट, जो हमारा जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि इसको ये चीज़ें हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर इंजरी हो भी जाती है, ठीक है, तो हमारा फोकस रहता है कि इसकी मसल जल्दी से जल्दी रिकवर करे। लेकिन क्या है कि वो ऑलरेडी जो उसकी मसल है, देखिए एक नॉर्मल इंसान को रिकवर करने वाले 6 महीने लगे, ठीक है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को 3 महीने में वो चीज़ रिकवर कर लेगा, उसकी मसल पहले से ट्रेंड है। तो इसलिए ईजी हो जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को रिहैब करना, या और उसको इंपॉर्टेंस पता होती है कि यार मेरे को ये परफॉर्म करना है, मुझे मैक्सिमम मसल का यूज़ चाहिए, तो उसी का हम इस एक्सरसाइज का प्लान करते हैं और उसको फॉलो करते हैं लोग। सर जैसे पर्टिकुलर कोई चोट लगी तो मिनिमम कितना टाइम लग जाता है फिजियोथेरेपी के थ्रू उसको सही करना? देखिए चोट लगना इशू नहीं, चोट को हम नहीं कह सकते किस तरीके की इंजरी है ना। सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए आपकी लिगामेंट इंजरी है, मस्कुलर इंजरी है, वो सब डायग्नोज के बाद है, डिपेंड करता है। जैसे आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई मेनिस्काई जैसे घुटने में है, मेनिस्काई इंजरी होगी किसी की, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस ग्रेड में है। तो वही फिजियोथेरेपी भी ऐसा नहीं कि अगर ग्रेड 3 में कोई मेनिस्काई किसी का कंप्लीट टूटा हुआ है, ये ACL कंप्लीट टूट गया तो हम उसको हील थोड़ी ना कर देंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद प्रोटोकॉल होगा। लेकिन हाँ, वो इनिशियली स्टेज में है और उसमें फिर सेल्फ हीलिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसके उस तरीके से एक्सरसाइज उसका प्लान करेंगे, उसका उस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके हिसाब से, जिससे कि वो उसको सपोर्ट मिल जाए और उसकी हीलिंग हो जाए। तो उसमें मिनिमम देखिए आप
कोई भी प्रोटोकॉल्स अगर हम फॉलो करते हैं एक्सरसाइज का या कुछ का, तो 3 से 6 महीने उसको लगते हैं सही से प्रोटोकॉल को फॉलो करने में। सर क्या जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे बेंड करके बैठते हैं, पोस्चर गलत पोस्चर रहता गलत है, है तो सर वो हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाता है? मैम। पोस्चर तो आप देखिए, अगर एक बिल्डिंग है उसको अगर आप गलत बना देंगे या टेढ़ा बना देंगे तो आप सोचिए क्या वो किसी ने गिरेगी वो, है ना। और तो सर इसीलिए अगर पोस्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप सही नहीं बैठे, आपका पोस्चर अगर सही नहीं है, तो हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत, जैसे हमें लगता है हम अगर अभी बैठे हैं तो हमारे ऊपर एक लाइन ऑफ ग्रेविटी है, जो फोर्सेस हमारे ऊपर लग रही हैं उसका एक पैटर्न होता है आपकी मसल्स पे, आपके शरीर पे काम करना। आपने उसको अगर गलत बैठे, अब मैं ऐसे टेढ़ा 1-1.5 घंटा बैठा रहूँगा, मेरी लाइन ऑफ ग्रेविटी भी चली जाएगी, तो जो प्रेशर है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस ज़्यादा लग रहा है, तो क्या होगा, वो पार्ट जल्दी इंजर्ड हो जाएगा, पेन आने लगेगा, स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटीज़ आने लगेंगी। तो पोस्चर तो करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। सर जैसे जो हमारे ऑफिस गोइंग पर्सन्स हैं, मतलब 12-12 घंटे उनका सिटिंग जॉब है, तो सर आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे आजकल मैम आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है ना, सब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, भाई हमें इतने घंटे भूखा रहना है, इतने घंटे, तो ऐसे इंटरमिटेंट वर्क करना है। कंटिन्यूसली हमें 8 घंटे नहीं बैठना है, हमें आपको प्लान, अपने काम को इस तरीके से प्लान करना है, जैसे हम 1 घंटा बैठे हैं, थोड़ा सा उठ जाएं, थोड़ा वॉक कर लें, या थोड़ा सा आप लैपटॉप के तो खड़े होकर कुछ देर काम कर सकते हैं। तो अपने को हमें डिज़ाइन करना है कि जो हमारी सिटिंग आवर्स है वो थोड़े कम हो जाएं। ओके। और सर जैसे जो हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स होते हैं या अबव 70 और 75, सर उनको हमेशा बोन्स की या पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो सर फिजियोथेरेपी उनके लिए कितना वर्क करेगी? मैम देखिए, फिजियोथेरेपी तो जो जियाटिक है बहुत कॉमन है, उनका गिरने का तो बेसिकली क्या है कि बिकॉज ऑफ डीजनरेशन उनके जो पोस्चरल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनमें आगे गिरने की या पीछे गिरने की ना टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो हमारी एक्सरसाइज होती है जिससे कि हम वो तरीके के, अगर वो जो इंसान है या जो बुज़ुर्ग हैं वो उस एक्सरसाइज को वर्क करेंगे तो उनका फॉल होना इतना जल्दी नहीं गिरेंगे, उनको प्रिवेंट कर लेंगे हम एक्सरसाइज से। Okay. तो हाँ, उससे क्या है कि देखिए अगर वो एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं तो हमारा वो आगे गिरेंगे नहीं, तो इसलिए फ़ायदा होता है। ओके, तभी ऐसा देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा सीनियर होते हैं, अब मतलब 75, तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके चलते हैं, वॉकर। जी जी, वॉकर है। हाँ। वो तो मैम देखिए एक्सट्रीम में ऐसा नहीं है, लेकिन वॉकर वाली कंडीशन वो डिपेंड करता है कि वॉकर है या स्टिक है, वो इसीलिए क्योंकि उनका ना बेसिकली डीजनरेशन की वजह से क्या होता है कि जो उनको बेस ऑफ सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, बेस ऑफ सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए उसको हम अलाउ करते हैं कि भाई स्टिक यूज़ कर लो, क्योंकि जिससे वो गिरे ना। तो उसके लिए की सारी एक्सरसाइज भी होती हैं जिससे कि वो गिरे ही ना। अगर वो एक्सरसाइज वो फॉलो करेंगे तो पेशेंट को फॉल प्रिवेंशन, उनका मतलब फॉल होना उनका बहुत कम हो जाएगा, ये है। तो मैं अपने व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में भी कोई अबव 70 या 75 सीनियर सिटीज़न है हमारे, तो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और अगर इस तरीके से सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं तो अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ज़रूर दिखाएं। सर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी पे कितना अफेक्ट करता है? मैम स्ट्रेस तो देखिए आपकी हीलिंग स्लो करता है सबसे, अगर स्ट्रेस है तो हील ही नहीं होगा बॉडी। अब मसल को तो हील होना, मसल है, बॉडी हमें रोज़ बन रही है, रोज़ टूट रही है, सेम विद मसल हमारी रोज़ इंजर्ड होती है, रोज़ उसको रात में जब हम सोते हैं तो मसल की रिपेयर होती है। अगर आप स्ट्रेस में तो आपकी नींद नहीं आएगी आपको प्रॉपर, तो आप सही से सो नहीं पाएंगे, तो आपकी मसल की हीलिंग नहीं होगी। सर फिजियोथेरेपी में माइंड और बॉडी का कितना कनेक्शन रहता है? मैम माइंड और बॉडी तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट अगर हम स्टेबल नहीं है तो हमारे मेंटली मूवमेंट ही नहीं होंगे, और हमारा सारा काम मूवमेंट पे है। तो बेसिकली मूवमेंट और बॉडी, जब तक आपका ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन नहीं है तो आप कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। तो दोनों का सही रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सर, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन रहेगा। सर आपने फिजियोथेरेपी ही करियर में क्यों चुना? ये तो बहुत ट्रिकी सवाल है। देखिए उस समय क्या था, बेसिकली डेवलपिंग ब्रांच थी, डेवलप हो रही थी, नई नई आई थी। तो जब हमने 12th पास किया था तो सबने कहा कि एक अच्छा है, ऑप्शन है, बहुत लोगों से, अपने सीनियर से उनसे बात की, तो हमें भी अच्छा लगा कि ठीक है, आप इसमें आप लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और उस सेवा से कुछ आपको मिल भी सकता है। तो मेरा तो पर्टिकुलर यही था कि हम इसीलिए मैंने इस ब्रांच को लिया।
ओके सर, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका रोज का दिन कैसा जाता है? रोज़ का मैम बहुत हैक्टिक होता है। सुबह उठते हैं, पेशेंट के साथ दिन भर, हमारे पास जो पेशेंट हैं सब पेन में ही आते हैं, सब इमोशनली वीक होते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम सब उठें तो चार्ज होके उठें, जिससे उनको इमोशनली हम अच्छे से रख पाएँ, क्योंकि जब तक हम खुद मेंटली फिट नहीं होंगे, इमोशनली ठीक नहीं होंगे, तो हम दूसरों को क्या ठीक करेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहती है, हैक्टिक होता है। सुबह हम अब यहाँ पे सुबह उठते हैं, रात तक अपना 12-14 घंटे का हमारा काम होता है, हम करते हैं। और पेन में लोगों के साथ रहते हैं, तो अपने आप को बीच बीच में कोशिश करनी पड़ती है कि हम अपने आप को चार्ज रखें, जिससे हम पेशेंट को भी चार्ज रख पाएँ, उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। तो सर कभी आपका जो पेशेंट है वो ठीक होकर आपके पास थैंक यू बोलने आए तो आपको कैसा लगा है? नहीं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, बहुत आते ही हैं। और बस मेडिकल में यही है, आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन हाँ आपको आशीर्वाद मिलते रहते हैं। और हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन भी जीडियाट्रिक होती है, और लोग होते हैं तो पेन में होते हैं, आराम मिलता है तो वो आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं। उसी के वजह से शायद हम इतना काम भी कर पा रहे हैं। सर एक और रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो हमारे न्यू जनरेशन है जो फिजियोथेरेपी ब्रांच में या तो पढ़ रही है या पास आउट हुई है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस मैं कहूँगा लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जल्दी कुछ नहीं मिलता है, पेशेंस रखने होते हैं और मेहनत करनी होती है। सर एक और चीज़ बोलूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक अपने एंड से कोई सेल्फ मोटिवेटेड चीज़ बताएं जिससे उनका जो पेन है अगर वो हील नहीं हो रहा है तो वो आपकी बात सुन के ठीक हो जाए। मेरा मानना है खुश रहना चाहिए। देखिए ज़िंदगी हमें जीनी है, अब रो के जीनी है, हंस के जीनी है, ये अप टू यू है। तो जब जीनी है तो हम हंस के जिए, क्यों रोए हम दिन भर? पेन्स होते हैं, नेचुरल सी बात है, पेन होगा तो ठीक भी होगा। हमेशा होपफुल रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई दर्द है या किसी तरह की लाइफ में, मैं तो कहता हूँ कोई मुसीबत आती है, कुछ भी आता है, तो ये पक्का है कि वो परमानेंट नहीं है, वो ठीक होगी ही होगी। और आजकल तो देखिए इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस चीज़ें आ गई हैं, तो इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा खुश रहें और अपने को पॉजिटिव रखें, बस पॉजिटिव के बिना कुछ नहीं है मैम लाइफ में। थैंक यू सो मच सर, आज आप Thanks, हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जो कि बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रील को शेयर करें या अपने निजी लोगों को, जो भी नज़दीकी संबंधी लोग हैं, उनको ये रील शेयर करें जिनको भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन तक सही मैसेज पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।